देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। जी हां, 19 जून 1970 को नई दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में उनका जन्म हुआ था। इस तरह राहुल गांधी आज 55 साल के हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने 55वें जन्म दिवस पर सादगी बरती। पहलगाम आतंकी हमले, अहमदाबाद विमान हादसे और मां सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होने के कारण उन्होंने केक काटने से इनकार कर दिया। उन्होंने पार्टी ऑफिस अकबर रोड पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, लेकिन ढोल नगाड़ों को पार्टी मुख्यालय में आने से रोक दिया। राहुल की जिंदगी के 55 साल का सफर ऐसे समय पर पूरा हुआ जब उनकी पार्टी कई चुनौतियों से गुजर रही है। राहुल गांधी के जन्मदिन के बहाने यूथ कांग्रेस ने युवाओं को पार्टी से जोड़ने का एक खास प्लान बनाया है, जिसके जरिए मकसद मोदी सरकार पर निशाना साधना भी है और युवाओं के दिल में जगह बनाने की स्ट्रेटेजी भी है। बीजेपी 11 साल से सत्ता पर काबिज है। 2024 में बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रखने में कांग्रेस कामयाब रही, लेकिन उससे सत्ता से बाहर नहीं कर सकी। ऐसे में राहुल के सामने गांधी परिवार की सियासत विरासत को बचाए रखने के साथ साथ कांग्रेस को दोबारा से खड़े करने की चुनौती है। यही वजह है कि राहुल गांधी के 55वें जन्म दिवस के मौके पर दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने रोजगार मेला लगाकर युवाओं को साधने के साथ साथ मोदी सरकार को नौकरी के मुद्दे पर जिन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उनको कटघरे में खड़ा करने की प्लानिंग की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का आज 55वां दिवस है। आज ही राहुल सुनहरी बाग रोड में बने टाइप 8 बंगले में शिफ्ट हुए। ये बंगला उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आवंटित किया गया है। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में यूथ कांग्रेस ने एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया। इस मेले में देश की तमाम बड़ी प्राइवेट कंपनियां आई, जिसके लिए कांग्रेस नेता कई दिनों से प्रचार प्रसार करके लोगों को जुटाने का काम कर रहे थे। माना जा रहा है कि इस रोजगार मेले में 100 से भी ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेगी और युवाओं को उनकी काबिलियत के लिहाज से रोजगार देगी। दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा के अनुसार दिल्ली एनसीआर का ये सबसे बड़ा रोजगार मेला है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खोमेनी को मॉडर्न हिटलर कहा है इजराइल ने। जी हां, इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने गुरुवार को कहा कि खोमेनी मॉडर्न हिटलर है, उनके जैसे तानाशाह को जीने का अधिकार नहीं। उन्होंने हमेशा अपने एजेंटों के जरिए इजराइल को खत्म करना चाहा है। कॉट्स का यह बयान आज सुबह इजराइल के 4 शहरों तेल अवीव, बिरशेबा, रमत गन और होलोन पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद आया है। ईरान ने 30 मिसाइलें दागी, जिनमें से 7 मिसाइल तेल अवीव स्थित इजरायली स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग बिरशेबा में एक अस्पताल सहित कई जगहों पर गिरी। इन हमलों में 176 लोग घायल हुए, 6 लोगों की हालत गंभीर है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने बाकी मिसाइलों को गिरने से रोक लिया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम ईरान से इजरायली नागरिकों और अस्पताल पर हमले की पूरी कीमत वसूलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध रुकवाया था। ट्रंप ने कहा कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। पीएम मोदी एक शानदार व्यक्ति है, मैंने उनसे कल रात बात की, हम भारत के साथ एक व्यापार समझौता करेंगे। ट्रंप ने कहा कि मैंने एक बड़ा युद्ध रोका, लेकिन किसी ने इस बारे में खबर तक नहीं लिखी। ट्रंप का यह बयान बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई बातचीत के 12 घंटे बाद आया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की, जो लगभग 35 मिनट तक चली। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बताया। पटना के ज्ञान भवन में राष्ट्रीय जनता दल की राज्य परिषद की बैठक हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि चुनाव में कुछ ही महीने शेष हैं, जो मेहनत करेगा पार्टी उसे ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। उन्होंने कहा कि रात दिन तेजस्वी यादव मेहनत करें, पार्टी को मजबूत करें, हर हाल में तेजस्वी को पार्टी की तरफ से सीएम फेस बनाए रखना है। सब लोग मिलकर तेजस्वी को सीएम बनाइए। आरजेडी की मीटिंग में राजद सुप्रीमो ने आगे कहा कि आरएसएस और नीतीश कुमार को हटाना है और अपनी सरकार लाना है। वहीं राबड़ी देवी ने पीएम मोदी पर बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि जो लोग अकेले रहते हैं वो परिवारवाद की बात करते हैं, जो अकेले रहता है वो परिवार क्या जाने परिवारवाद की बात करता है। तेजस्वी जो तय किए हैं वही करना है, हम लोग उनके साथ हैं, पूरा बिहार परिवार हमारा है, जिसको जितना गाली देना है गाली देते जाइए, सबको एकजुट रहना है।
कैसे कैसे लोग सरकार में, वहां जंगल राज नहीं राक्षस राज है। कर्नाटक सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव उस वक्त तेज हो गया जब राज्य के ग्रामीण विकास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खरगे को अमेरिका की आधिकारिक यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। कर्नाटक कांग्रेस ने इस फैसले को राजनीतिक भेदभाव करार देते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई और कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि जब ये बिजली मंत्री थे तब भी विदेश यात्राओं के उनके कई प्रस्ताव विदेश मंत्रालय द्वारा खारिज कर दिए गए थे। यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक भेदभाव का मामला है। मंत्री प्रियांक खरगे को अमेरिका में होने वाले एक आधिकारिक कार्यक्रम में भाग लेने जाना था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने उनकी यात्रा को अनुमति नहीं दी। खरगे ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ रोजगार और निवेश को बढ़ावा देना था, न कि निजी लाभ। उन्होंने कहा कि हम विदेशों में जाकर खेल खेलने नहीं जाते, हम वहाँ रोजगार और निवेश के अवसर तलाशते हैं। अगर हम राज्य के लिए निवेश लाते हैं तो ये देश के लिए भी फायदेमंद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस देश में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें जल्द ही शर्म आएगी। ऐसे समाज का निर्माण दूर नहीं। उन्होंने यह बयान गुरुवार को नई दिल्ली में पूर्व आईएएस आशुतोष अग्निहोत्री की बुक मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ मैं के विमोचन के मौके पर दिया। शाह ने हिंदी समेत भारतीय भाषाओं के भविष्य पर कहा कि अपना देश, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास और अपने धर्म को समझने के लिए कोई भी विदेशी भाषा पर्याप्त नहीं हो सकती। अधूरी विदेशी भाषाओं के जरिए संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये लड़ाई कितनी कठिन है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय समाज इसे जीतेगा। एक बार फिर स्वाभिमान के साथ हम अपने देश को अपनी भाषाओं में चलाएंगे और दुनिया का नेतृत्व भी करेंगे। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग जारी हुई है। इनमें गुजरात की 2, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की 1-1 सीट शामिल है। चुनाव आयोग के अनुसार इन सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। उपचुनाव का रिजल्ट 23 जून को आएगा। गुजरात और पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन का विदेश दौरा पूरा करके गुरुवार यानी आज भारत लौट आए। प्रधानमंत्री सबसे पहले 15-16 जून को साइप्रस में रहे, फिर 17 जून को कनाडा पहुंचे, 18 जून को G7 समिट में हिस्सा लिया, फिर क्रोएशिया गए। 1990 में क्रोएशिया में बहुदलीय चुनाव हुए और राष्ट्रवादी नेता फ्रांजो तुजमान की पार्टी सत्ता में आई। जून 1991 में संसद ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यूगोस्लाव सरकार और वहां की सेना ने इसका विरोध किया, जिससे क्रोएशिया युद्ध शुरू हुआ। युद्ध करीब 4 साल तक चला, जिसमें हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के दबाव और मध्यस्थता से शांति स्थापित हुई। क्रोएशिया को 15 जनवरी 1992 को यूरोपीय देशों द्वारा औपचारिक मान्यता मिली और बाद में संयुक्त राष्ट्र ने भी उसे सदस्यता दी। तो बड़ी खबर और तमाम फटाफट खबरें फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो एक बार पुनः आपसे निवेदन, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।